So our first question was that take an input from the user. 3 ages हमने input करवानी है and then हमने देखना है कि उसमें से oldest person कौन सा है. ठीक है, ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है, बट थोड़ा सा ना इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है. बप्रीत, सब लोग ध्यान दो, whenever we write a program, ठीक है, तो जो हमने वेरिएबल्स लेने हैं, हमने उसको किस तरह से डिनोट करना है, हमने उसका हमेशा ध्यान रखना है. ठीक है, ये ए बी सी वेरिएबल्स हमने हमेशा इस तरह से नहीं लेने हैं, क्योंकि जब हम आगे जाके बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं, राइट, बहुत सारे हमारे पास वेरिएबल्स हो जाते हैं, तो हमने कौन से वेरिएबल का ए नाम रखा था, कौन से का बी नाम रखा था, हमें याद नहीं रहेगा, राइट. तो हमने वेरिएबल्स जो अपने लेने हैं इस तरह के लेने हैं, इस तरह के नाम लेने हैं, ताकि वो उस चीज के साथ रिलेटेड हो जो चीज हम इनपुट करवा रहे हैं. ठीक है, जैसे आपने एजेस इनपुट करवाई है, आपने एबीसी ले लिया, ठीक है, बट आगे जाके आपका बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, आपको वेरिएबल्स याद नहीं रहेंगे. सो यू हैव टू टेक अ वेरिएबल. ये मेरा सजेशन है, मतलब मुझे ये सही लगता है, क्योंकि जब हम प्रोफेशनली कोडिंग करते हैं तो इस तरह के नाम होने चाहिए. तो जब भी आपने लेना है, यू टेक इट एज 1, ठीक है, तो आपको याद रहेगा. तो यहाँ पर आप लिखो इंट इनपुट. आई डोंट नो ये स्लो क्यों चल रहा है. इंट इनपुट, और यहाँ पर आपने क्या लिखा था, एंटर क्या करो, एंटर योर एज, एंटर योर एज, एंटर योर एज. जरूरी नहीं है कि मल्टीपल लोग ही एंटर करने बैठे हों एज, है ना. तो यहाँ पर आप एक इस तरह भी लिख सकते हो, जो कि मुझे बेटर लगा, दैट एंटर एज ऑफ द फर्स्ट पर्सन. तो जो फर्स्ट पर्सन होगा वो खुद चाहे करे, चाहे वो किसी और से करे, तो ये मतलब डिफाइन हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन की एज आप एंटर करो. क्योंकि जब आप यहाँ पर बप्रीत आउटपुट दे रहे हो, राइट, एक मिनट, आपने आउटपुट में क्या लिखा था, दैट पहले पे क्या लिखा है, दैट फर्स्ट पर्सन इज ओल्डेस्ट, दूसरे पे सेकंड पर्सन इज ओल्डेस्ट, तीसरे पे थर्ड पर्सन इज ओल्डेस्ट. लेकिन इससे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन सा है वो तो आपने नहीं लिखा, है ना. हालांकि चलो वो 3 एजेस कर रहा है, तो पहली, दूसरी, तीसरी पता है हमें, आपने, लेकिन सभी को ही एंटर योर एज लिखा है ना. तो उसको अगर आप डिफर कर दोगे, क्योंकि आप आउटपुट वैसे डिफरेंट दे रहे हो, तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगेगा प्रोग्राम. ठीक है, तो आपने ये इसी तरह से करना है, दैट एंटर द एज ऑफ फर्स्ट पर्सन. फिर आपने सेकंड वेरिएबल ले लो आप, उसका नाम कुछ और रख दो, H2 रख दो, तो वो ज्यादा, वहां पे 2 ब्रैकेट्स आनी है लास्ट में. हाँ, ऊपर एक ब्रैकेट. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सेकंड पर्सन. लॉजिक बिल्कुल सही था, लेकिन इन चीजों का प्रोफेशनली जब हम करते हैं तब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. ओके मैम. उसके बाद थर्ड पर्सन की एज इनपुट कर दो. उसके बाद, हाँ जी विनीत, क्या लॉजिक लगाया इसमें. मैम अगर एज 1, एज 2 और एज 3 से बड़ी होगी तो उसे प्रिंट होके आ जाएगा कि दैट यू आर द एल्डेस्ट पर्सन. ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है या अकेला ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है. ग्रेटर. ओके, अच्छा, अगर ऐसा होगा फिर हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट फर्स्ट पर्सन इज द ओल्डेस्ट. उसके बाद अब आगे क्या लगेगा, एल्सिफ. आगे लगेगा एल्सिफ. इसको बोलते एल्सिफ है, लेकिन लिखते एलिफ है. अब हमने सेकंड जो एज है उसको बाकी एजेस के साथ कंपेयर कर देना है. अगर सेकंड एज फर्स्ट से और सेकंड एज थर्ड से बड़ी है, तो हमारा सेकंड पर्सन ओल्डेस्ट होगा. ठीक है, और यही अगर हमारा थर्ड पर्सन, बाकी 2 एजेस उसकी बड़ी हैं दोनों से, तो हमारा थर्ड पर्सन ओल्डेस्ट होगा 2 से, और थर्ड की, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने इसमें ना एडमिशन के बारे में थोड़ी नॉलेज लेनी थी. ओके, किसी बच्चे ने आपका नेम बताया था. आप 2 मिनट वेट कर सकते हैं, बैठो.
ठीक है, if age 3 is greater than age 1, so the third person is oldest. Third person is oldest. Else और क्या कर सकते हैं फिर? अब else पे क्या करेंगे? मैम हम ये लिख सकते हैं कि that you have not entered the age. हाँ, हम ये लिख सकते हैं, एरर भी लिख सकते हो, वो भी ठीक था, वैसे गलत नहीं था। अगर कुछ होगा तो उसको पता चल ही जाएगा एरर है, हमें नहीं ना पता कि उसने क्या एंटर कर दिया, राइट? सो इसको अब हम रन करके देखते हैं। सो फर्स्ट पर्सन की एज एंटर करती हूँ मैं 20, सेकंड पर्सन की एज 34 एंड थर्ड पर्सन की एज 45। ठीक है, सो थर्ड पर्सन इज द ओल्डेस्ट हमारे प्रोग्राम ने बता दिया। मैम हाँ जी मैम मैंने ना पहले एल्स इफ करके नहीं देखा था, सिर्फ इफ वाला लगा के देखा था। तो फिर उसमें जो नीचे ना एरर भी प्रिंट हो रहा था, वो क्यों हो रहा था? एरर भी प्रिंट हो रहा था, वो Yes, इसलिए ma'am. हो रहा था, ये देखो, अगर आप यहाँ पर सभी इफ कर दोगे, ठीक है ना, ऐसे किया था आपने, यस मैम। फिर आपको एल्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो, अगर आप इफ एल्स लगाते हो, यहाँ पर एंड में एल्स लिखते हो, दैट मीन्स ये जो एल्स है अब इस वाले एफ का पार्ट बन गया, इफ का पार्ट बन गया। ठीक है, ये अब प्रोग्राम किस तरह से चलेगा आपका? ये आपका ऊपर इफ है, यहाँ पे इफ खत्म हो गई आपकी, राइट? दूसरा इफ है, ये खत्म हो गया, तीसरा इफ ये रहा, अब तीसरा इफ, उसके बाद जो एल्स आई है ना, तो ये इफ इसका पार्ट बन जाएगा। तो इसलिए वो एल्स, अगर ये वाली ट्रू नहीं होगी तो एल्स वाला प्रिंट होगा ही होगा। ओके ठीक है ना, मैम। वो उसका पार्ट बन गया था इसलिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या प्रोग्राम था? That a student will not be allowed to sit in exam if his or her attendance is less than 75%. अगर 75% से किसी बच्चे की अटेंडेंस कम है तो उसको एग्जाम में बैठना मतलब अलाउड नहीं होगा। तो हमने यूजर से क्या इनपुट लेनी है कि बच्चे ने कितनी क्लासेस लगाई हैं, कितनी क्लासेस टोटल टीचर ने लगाई हैं, उसमें से बच्चे ने कितनी लगाई हैं। ठीक है, क्लासेस हेल्ड वो लिखेंगे, क्लासेस अटेंडेड वो लिखेंगे, और हम प्रिंट करेंगे कि उसकी परसेंटेज क्या है, प्लस हम प्रिंट करेंगे कि क्या वो स्टूडेंट अलाउड है एग्जाम में बैठना या नहीं है एग्जाम में बैठना अलाउड। ठीक है, तो ये आपने बनाया है प्रोग्राम। इसमें आपने परसेंटेज भी प्रिंट करवानी है बपरीत? मैम करवाई है। ओके, अच्छा, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मल्लिका, बताओगे? यस मैम। कैसे हम परसेंटेज, अगर हमने यूजर से इनपुट ली नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी लगी, और हमने एक ये देखा कि टोटल क्लासेस बच्चे ने उसमें से कितनी अटेंड करी, मतलब सपोज 100 क्लासेस लगी टोटल और उसमें से बच्चे ने 75 क्लासेस लगाई, तो इसकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे कि बच्चे की कितनी अटेंडेंस है? मैम 75 over 100। 75 हो गई, कैसे हुआ? नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी, राइट? तो जब परसेंटेज आ गई फिर हमने कंपेयर किया उसको 75 के साथ, अगर तो 75 या उससे ग्रेटर है हमारी परसेंटेज तो हम लिख देंगे दैट द परसेंटेज इज, जो भी हमारी वैल्यू है, वैल्यू कैसी आएगी? अच्छा बपरीत, इसमें भी ध्यान दो, ए भी मत लो, इसमें क्लासेस हेल्ड ले लो। अब ये आया आपके वेरिएबल में, जैसे आप Yes, अगर कोई ma'am. वेरिएबल लिखते हो ना उसमें स्पेस नहीं देनी होती, क्लासेस हेल्ड लिखना है तो व्हाट यू कैन राइट इज क्लासेस अंडरस्कोर हेल्ड। ठीक है, इस तरह से आप वेरिएबल ले सकते हो और आगे इनपुट ले लो। फिर आप ले लो क्लासेस अटेंडेड, अब हमने स्पेस नहीं देनी होती लेकिन अंडरस्कोर लगा सकते हो जहां स्पेस आप देना चाहते हो, तो इस तरह से आप वेरिएबल्स के नेम लिख सकते हो। उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट करके उसकी कंडीशन चेक करनी है। ये क्लियर है सबको प्रोग्राम? यस। नेक्स्ट क्या था हमारा प्रोग्राम? राइट प्रोग्राम टू चेक इफ अ करेक्टर इज वाउल और नॉट। मैंने किसी इनपुट, मतलब इनपुट लेनी है यूजर से कि आप कोई भी करेक्टर लिखो, करेक्टर मींस ए टू जेड कोई भी अल्फाबेट लिखो, अगर वो ए चेक करता है तो मुझे ये बताना है कि ये वाउल है, और अगर वो कोई और लेटर जैसे एल करता है तो मुझे ये बताना है कि वो वाउल नहीं है। तो ये कैसे करेंगे, किया है किसी ने ट्राई? मैम किया है मैंने, चलो भेजा था। बाकी सबको भी बोलो,
मतलब बाकी सब भी करो और मुझे फोटो भेजो। मलिका और विनीत ट्राई करो इसको, टेक 5 मिनट्स, ओके। ओके सो यहाँ पे हम लिखते हैं करेक्टर इज इक्वल टू str इनपुट इन्वर्टेड कॉमास एंटर अ करेक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा एंटर। जब वो एंटर करेंगे, इफ करेक्टर इज डबल इक्वल्स टू कैपिटल A और character is double equals to small a। इसका और भी एक तरीका है, वो भी बताती हूँ। और कैपिटल E और I इंडेंटेशन का ध्यान रखा है। यस मैम। हम स्टिमुलेटर में नहीं आ रहा, मैंने करके देखा है यहाँ पर देख ले, सेम। ये भी उसका कोई इशू आ रहा हो। हम स्टिमुलेटर में दूसरे वे से हो रहा है, इन वाले वे में। हाँ, इन वाले वे में हो रहा है। रुको, यस मैम। इसमें मैं देख लूँ एक बार ना। इट इज अ वॉल else print it is not a verb। सेव करके रन करते हैं। कैपिटल E, it is not a verb। गलत आया है ना आंसर? गलत है मैम। तेरा आ गया था विपरीत, ये सेम। विपरीत यस मैम, आ गया था मैम, फोटो भी है मेरे पास, मैं भेजती हूँ। एक मिनट, मैं देखती हूँ इसको। सिंगल कॉमर्स में करके देखो। इनवैलिड सिंटेक्स दिखा रहा है।
मैम मैंने ना पहले करेक्टर की जगह ना अल्फाबेट भी किया था, तो उसमें भी वो सिंटेक्स की एरर दिखा रहा था। अल्फाबेट की जगह क्या किया था? करेक्टर की जगह अल्फाबेट को किया था, तो उसमें भी उसने सिंटेक्स एरर दिखाई। अरे इसमें एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है। अब आ गया, ठीक है। इसमें पता है क्या इशू हुआ, ये ध्यान रखना, समटाइम्स कोई कोई पाइथन की जो सिस्टम है वो प्रॉब्लम दे सकता है। जैसे जो स्ट्रिंग है ना, उसको हम वैसे तो डबल कॉलम्स में लिखते हैं, लेकिन हम स्ट्रिंग को सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में या ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते हैं। तो ये प्रेफर करना, सबसे पहले तो अगर आप इनपुट अकेला लिखोगे ना तो वो एज अ स्ट्रिंग की इनपुट मानता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्ट्रिंग लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, ये अपना विनीत ट्राई करके देख, सिंगल कॉमर्स में करके देखो। अगर करेक्टर लिखना है सिंगल कॉमर्स में लिख दो, अगर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स लिखनी है तो डबल कॉमर्स में लिख दो। ये ट्राई करके देखना। लेस देन 1 मिनट रह गया तो मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, इसको दोबारा ट्राई करो, हम कल फिर से डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, ओके मैम। ओके, चलो कल मिलते हैं, अब खाना वाना खा लो।